गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और जैसा कि हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अब जरूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। राइट, तो आज की क्लास शुरू करते हैं अपने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेशनल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को भी कवर किया जाएगा, उसी में पढ़ रहे हैं अपन प्लांट लोकेशन। और प्लांट लोकेशन की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके की इसमें जो फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्लांट की लोकेशन को, वो समझाया था। अब आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताती हूँ आज कि कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है जब हम लोकेशन को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको बताया था 4 स्टेप है, उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जब भी हम किसी साइट की लोकेशन को सेट कर रहे होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट निर्णय होता है कि हम कंट्री का सिलेक्शन करें, जिसको अपन ने कहा था नेशनल डिसीजन। कौन सी कंट्री में हम अपना प्लांट लगाना चाहते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो डोमेस्टिक कंट्री हो आप वहां पे प्लांट लगाएं। इट मे बी डिफर कि आप रहते कहीं और देश में हो और अपना प्लांट कहीं और सेटअप कर रहे हो। तो यहाँ ये पॉइंट है कि जिस भी कंट्री में आपको प्लांट सेटअप करना है, कौन सी कंट्री में करना है, इस चीज का निर्णय लिया जाए। तो इस चीज का निर्णय लेने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ये वो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे एक प्लांट को ये डिसाइड करना होता है कि प्लांट को हम डोमेस्टिकली सेट करेंगे या इंटरनेशनली। अपने देश में इसको प्लांट को एस्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे, या किसी दूसरे देश में, किसी भी देश में, लेकिन अपने देश में करना है या कहीं और करना है, ये निर्णय पहले लेना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सिलेक्शन द साइट, राइट। उसके बाद ये कहता है, क्योंकि अब आज का जमाना ग्लोबलाइजेशन का है और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम ना केवल अपनी डोमेस्टिक साइट को बल्कि इंटरनेशनल साइट्स को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्योंकि अगर हमें कई चीज़ों में बाहर के देशों से बहुत फायदा होता है, तो हम जब कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे देश में कितना फायदा और कितना नुकसान है और दूसरे देश में प्लांट को सेटअप करने से कौन से फायदे और कौन से नुकसान होंगे, तो कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद में हम ये डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं कि हमें कहाँ पे इसका प्लांट सेटअप करना है। तो इट मे बी इंटरनेशनली और इट मे बी डोमेस्टिकली। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि अगर आप जिस भी देश का सिलेक्शन कर रहे होते हो, इस चॉइस के लिए क्या चीज बेस काम करती है, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। बहुत सारे फैक्टर्स में मैंने आपको कीवर्ड्स में लिख दिए हैं, यानी पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, सोशल फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फैक्टर हो सकता है। ये जो आर्थिक स्थिरता है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। यानी आर्थिक रूप से क्या वहां पे कोई उथल पुथल तो नहीं हो रही, स्थिरता है या नहीं है। जिस देश का चयन आप कर रहे हैं, अगर वहां पे आर्थिक रूप से संतुलन है, स्थिरता है, तब तो आपका ये निर्णय अच्छा कहा जा सकता है कि आपने उस देश में अपने प्लांट को स्थापित करने का डिसीजन लिया। लेकिन अगर वहां पे आर्थिक उथल पुथल है, तो एक सजेशन दिया जाता है कि ऐसे साइट को कभी भी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे देश को अपने साइट सिलेक्शन में कभी भी नहीं चूज करना चाहिए जहां पे आर्थिक रूप से कुछ गड़बड़ी चल रही है या उथल पुथल चल रही है। ऐसे ही चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, जैसे कई ऐसे देशों के साथ में जहां पे आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से उथल पुथल चल रही हो, ऐसी जगह पर लोग अपने प्लांट को सेटअप करने से बचते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप देश के बाहर अपने प्लांट को सेट कर रहे होते हो, तो एक मेजर रोल होता है करेंसी एक्सचेंज रेट्स का। किस रेट पे हमारे देश की करेंसी उस देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज होगी। अगर एक्सचेंज रेट्स हाई होते हैं तो इट मे बी नॉन बेनिफिशियल, तो हमारे को नुकसान हो सकता है फायदा होने की बजाय। तो एक्सचेंज रेट्स को भी हमें ध्यान देना पड़ता है, यानी इंटरनेशनल करेंसी रेट सिस्टम क्या चल रहा है और हमारी एक्सचेंज रेट में हमको क्या मुनाफा, क्या नुकसान या क्या प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस आ सकती हैं, इन सबको भी कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये देखा होगा कि पहला ही स्टेप अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है कि आपको केवल देश का निर्णय लेना है। अभी तो इस देश के लिए कितना सारा थॉट प्रोसेस लगाना होगा। पहले के जमाने में होता था, हम हमारे देश के बाहर या हम हमारे राज्य के बाहर जाना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन आज क्योंकि ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं, हम बहुत तेजी से हमारा बिजनेस एक्सपेंड कर रहे होते हैं, तो ना केवल हम अपने राज्य में बल्कि अपने राज्य से बाहर भी, और ना केवल अपने देश में बल्कि राज्य देश से बाहर भी हम अपने पैर फैला लेते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर भी उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। ये फैक्टर्स मैंने आपको समझाए। अब बात करते हैं दूसरी
सिलेक्शन करना है, कौन से रीजन में आपको अपने प्लांट को सेटअप करना है, किसी भी रीजन में आप सेलेक्ट कीजिए, लेकिन वही मेजर फैक्टर्स जो हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट फैक्टर कौन कौन से होते हैं किसी भी साइट के सिलेक्शन के लिए, उनको कंसीडर करना बहुत नेसेसरी है। तो रीजन के सिलेक्शन में कौन से फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जैसे वही रॉ मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगा, कितना मिलेगा, इजीली अवेलेबल होगा या नहीं होगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, मार्केट से हमारी प्रॉक्सिमिटी क्या होगी, हमारी पावर जो हमने कहा था कि चाहे फ्यूल हो, चाहे वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वो सारी चीजें जो है वो हमें कैसे मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। तो फ्यूल एंड पावर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रांसपोर्टेशन हमें कितना मिलेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी फेवरेबल हैं या नहीं है, साथ में हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी उस जगह की कितनी कैसी है, स्ट्रिक्ट तो नहीं है, लिबरल है तो कितनी है, हमें मुनाफा होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा उस जगह पर बाकी सारे स्टेट्स के साथ में कंपटीशन किस तरीके का है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड जगह भी कई लोगों के लिए बहुत ही प्रेफरेंस हो सकती है, और कई बार डेवलप्ड कंट्रीज भी लोग अवॉइड करते हैं, डेवलप्ड साइट्स भी लोग अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। अगर टफ कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है, तो हो सकता है हम जिस मुनाफे को दिमाग में रख करके अपने प्लांट को सेटअप करने की सोच रहे हो, वो डिजायर्ड प्रॉफिट हमें ना गेन हो। तो इससे ज्यादा अच्छा होता है एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोरेबल साइट्स, यानी जिन जगहों को अभी तक किसी ने लोगों ने छुआ ही नहीं है, लोगों ने उसे समझा ही नहीं है, क्यों ना वहां जाकर के अपन अपने एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करें, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, चाहे क्लाइमेटिक हो, चाहे कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन यानी ग्राहक कहाँ पर कितना ज्यादा आएगा, साथ ही डिग्री ऑफ यूनियनाइजेशन, किस तरीके लोगों की एकता कितनी है, एकीकरण कितना है, वो सारी चीजें हमारे को देखनी पड़ेगी, राइट। तो ये कहता है रीजनल डिसीजन में इस तरीके की चीजों को हमें देखना जरूरी होता है। इसके अलावा ये कहता है, जब हमने बात करी है कम्युनिटी डिसीजंस की, तो कम्युनिटी डिसीजंस में ये कहता है कि जो आप जगह की बात कर रहे हो, जिस भी जगह की बात कर रहे हो, वहां पे ये देखना पड़ेगा कि वो जगह क्या आपको कम्युनिटी फेवर करेगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ का अच्छा होगा, जो हमारे मैनेजमेंट का प्रेफरेंस है वो क्या वहाँ पर अच्छा होगा, जिस जगह को सोच करके हमने ये सोचा है कि ये काम हो जाएगा, क्या वो हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं हो पाएगा तो हमें ये जगह अवॉइड करनी चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो मैनेजमेंट पॉलिसी मेकर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो कम्युनिटी सिलेक्शन के लिए प्रेफर की जा रही है या नहीं की जा रही है, राइट। तो इस तरीके की चीजों को भी हमें देखना होगा। इसके अलावा ये कहता है कि जब भी हम कम्युनिटी डिसीजंस का निर्णय लेते हो, उसमें ये देखना पड़ता है कि किस तरह के लोग हमें सपोर्ट करने वाले हैं, क्या हमें स्किल्ड लेबर मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हमें केवल लेबर मिलेगी या एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे। इस तरह के निर्णय भी हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें आपको मैं एक बात बता दूं, 3 तरह के एरिया होते हैं। अगर 3 तरह के एरिया की बात करें, जैसे वो कहता है, एक होता है रूरल एरिया, बिल्कुल ग्रामीण इलाका, एक होता है अर्बन इलाका यानी बिल्कुल शहरी इलाका, और एक इन दोनों के बीच का इलाका होता है जिसको बोलते हैं सब अर्बन एरिया। सब अर्बन एरिया वो होता है जो ना तो पूरी तरह से गांव है और ना ही पूरी तरह से शहर है, जिसको अपन एक देसी भाषा में कस्बा कह सकते हैं। कस्बा में मतलब कुछ कुछ डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, लेकिन बाकी सभी डेवलपमेंट अभी बाकी होते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है आपकी चॉइस कौन सी कम्युनिटी हो सकती है, कौन सा एरिया हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कई जगह पर, चाहे आप ग्रामीण इलाके को चॉइस करो, चाहे आप अर्बन इलाके को चॉइस करो, या सर्व अर्बन आपकी चॉइस हो, हर एक इलाके का अपना माइनस और प्लस पॉइंट होता है। ग्रामीण इलाकों में आपको इजीली लेबर मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत लो होता है, जो हमें सन पावर है वो हमें इजीली मिल जाता है। लेकिन इसका नुकसान की अगर बात करें, लिमिटेशन की बात करें, तो जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक का काम कर रहा होता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट का, प्रोडक्ट का नेचर किस तरीके का है और हमें किन किन चीजों की किस परसेंटेज पर जरूरत है। हमें कॉस्ट ऑफ लैंड देखना है या टेक्नो फ्रेंडली देखना है, दोनों चीजों को हमें कंपेयर करना होगा कि विच इज आवर प्राइमरी चॉइस। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी चॉइस हमने बात कह दी ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि हमें रूरल इलाका बेस्ट रहेगा या अर्बन इलाका शो करना होगा, या फिर हमारी सब अर्बन चॉइस ज्यादा अच्छी रहेगी। इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करना जरूरी होगा, क्योंकि आप ये मान के चलो, अगर हम अर्बन इलाके को लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ लैंड सबसे ज्यादा हाई होगी, टेक्नोलॉजी वाइज गुड, ट्रांसपोर्टेशन वाइज वेरी गुड। अगर इंफ्रा बात करें तो
मार्वलस रहेगा, लेकिन पॉइंट वही है, लेबर बहुत हाई पड़ने वाली है, कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत हाई पड़ने वाली है और कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है, मोनोपोली बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये जो इलाके हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, यहाँ इन चीजों का फेवर आपको रूरल में मिल जाता है। और सब अर्बन वो इलाका है जहाँ पे आप चाहो तो रूरल वाले फायदे उठा लो और साथ में अर्बन वाले फायदे उठा लो, यानी दोनों के माइनस पॉइंट्स को कम करते हुए दोनों के प्लस पॉइंट्स को एनकैश कर लो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को चूज करते हैं। आपको मार्केट की प्रॉक्सिमिटी भी देखनी है, आपको रॉ मटेरियल का हब कहाँ पे है, पावर का हब कहाँ है, एमिनिटीज कहाँ मिलेंगी, एक्सपर्ट्स कहाँ मिलेंगे, मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या रहती है, इन सारी चीजों को तो ध्यान देना ही देना है। लेकिन इन सब के साथ में कंपैरेटिव एनालिसिस भी करना पड़ता है, देन यू विल एबल टू डिसाइड द कम्युनिटी, राइट। तो अब बात करते हैं साइट का डिसीजन, यानी एग्जिट साइट किस जगह होगी, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो एग्जिट साइट की बात करते हैं तो ये कहता है एग्जिट साइट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यानी पर्टिकुलर शहर जो जगह है वो मुझे कहाँ देखना है। तो इसके लिए ये कहता है साइट के सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइट की साइज। जो जमीन आप देख रहे हैं, जो लोकेशन आप देख रहे हैं, उसकी साइज क्या होगी और फिर उसकी अपने को कॉस्ट क्या पड़ती है। हो सकता है आप 1000 एकड़ जमीन सोच रहे हो लेने की, लेकिन 1000 एकड़ आपके बजट से बहुत बाहर जा रही है और जो आपके बजट में जा रही है वो शायद 600 एकड़ तक ही आ पा रही है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि साइज मैटर करता है या कॉस्ट मैटर करती है। अगर साइज मैटर करता है तो आपको कॉस्ट के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और अगर कॉस्ट मैटर करती है तो आपको साइज के साथ एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर वही वाली बात, कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, सोच समझ करके निर्णय लेना पड़ेगा। जल्दबाजी में या हड़बड़ी में या देखा देखी का निर्णय नहीं चल सकता। केवल एक निर्णय नहीं है, इस एक निर्णय पर पूरा फेट ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है, यानी पूरे भाग्य, जो बिजनेस का भाग्य है वो निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये कहता है साइट का साइज, उसकी कॉस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई पेट्रोकेमिकल, आप टेक्सटाइल इंजीनियर इसमें इंडस्ट्री को आप डेवलप कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, अगर उसके द्वारा निकला गया वेस्ट एनवायरमेंट जो लॉ है उसके हिसाब से आप डायरेक्टली उसे डिस्पोज नहीं कर सकते हो और उस डिस्पोजिंग को करने के लिए जिस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा वो कॉस्ट मैटर करता है, तो आपको बहुत सारी चीजों पे दिमाग लगाना पड़ेगा। यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम किस तरीके का होगा, हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या कहते हैं और हमारी टेक्निक क्या कहती है। अगर वो मैच नहीं करते होंगे तो उसकी मैचिंग करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट आप जा ही नहीं सकते हो, तो उसकी पॉलिसी से मैच करने के लिए कहीं ऐसा ना हो बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाए, तो इस चीज के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके अलावा कहता है जोनिंग रेस्ट्रिक्शन, यानी उस पर्टिकुलर जोन के लिए क्या कोई बंधन तो नहीं है, सरकार ने कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा रखा है। जैसे मैं अब एक बात बता दूं, कोई केमिकल है या पेट्रोकेमिकल है या न्यूक्लियर से रिलेटेड है, यानी हाईली डेंजरस जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कभी भी पॉपुलेटेड इलाके में नहीं सेटअप किया जाता, तो वो जोन का रेस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि नॉट सेफर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसलिए सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसे जगह पर ऐसी इंडस्ट्रीज की सेटअप की जाए। तो जोनिंग रेस्ट्रिक्शंस को भी आपको स्टडी करना पड़ता है कि सरकार ने इस पर्टिकुलर जोन के लिए क्या कोई नियम कायदे तो नहीं बनाए हैं, क्या कोई मनाही तो नहीं है, कहीं प्रोहिबिशन हो, रेस्ट्रिक्शन हो, लिमिटेशन हो, कोई टैक्स एक्स्ट्रा लगता हो, कोई ग्रांट मिलने में परेशानी आ जाए, या इसको ऐसा समझ लो कि किसी एक साइट को आप सेलेक्ट कर रहे हो, वहां पे तो आपको उतने फायदे नहीं मिल रहे, लेकिन जो साइट आपने निगाह में नहीं ली, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कई फायदे वहां पे मिल रहे हैं, सब्सिडीज मिल सकती है, टैक्स रिबेट्स मिल सकती है, अगर ऐसा है और वो आप फिर स्किप कर जाओ ऐसे साइट्स का सिलेक्शन, तो एक तरह से आपने नुकसान कर लिया। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी टेक अ डीप स्टडी फॉर द साइट सिलेक्शन। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना समझना पड़ता है कि हम कौन से तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ हमारे को आज की टेक्नोलॉजी की भी सारी जानकारी होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति को सब कुछ नहीं पता होता, ठीक बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सब कुछ समझ में आए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति को भले सब कुछ ना समझ में आए, लेकिन एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तियों को हायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे अपने अपने एरिया का एक्सपर्टनेस हो, यानी जो कानून जानता हो, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में जानते हो, जो टेक्निकल नो हाउ जानता हो, जो मशीनों के बारे
बारे में है, वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लियर हो, तो ऐसे लोगों को हायर करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तब कहीं जा करके आपके साइट के सिलेक्शन में वो अपने बेस्ट दे सकते हैं और आपको एक अच्छे निर्णय तक पहुंचाने में अपनी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि एक लोकेशन को चूज करने में कौन कौन से प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। तो मेनली हमने 4 प्रोसीजर को फॉलो किया है। सबसे पहले हम नेशनल डिसीजन लेते हैं, यानी कौन से राष्ट्र में अपने प्लांट को सेटअप करना है, राष्ट्र के बाद में कौन से क्षेत्र में अपने को सेटअप करना है, फिर कम्युनिटी यानी किस स्टेट में जाना है, देन लास्ट वन इज साइट, एग्जैक्ट साइट लोकेशन, किस जगह पर हमें अपने प्लांट को सेटअप करना है। तो पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा मेरा क्लास आज का समझ में आया होगा और ये प्रोसीजर पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी वेटेज देता है ये एग्जाम में। तो इस वाले आंसर को आपको कहीं भी नहीं छोड़ के आना है, बहुत क्लियर आपके समझ में आ जाना चाहिए। और ना केवल समझ में आना चाहिए, आपकी आंसर कॉपी में भी वो क्लियर एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, तभी ये माना जाता है कि ये आपको आता है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आता हो, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको आता है ये चीज शो करिए अपनी आंसर शीट में, क्योंकि योर आंसर शीट इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योरसेल्फ। यू विल नॉट बी देयर, आप नहीं होंगे उस एग्जामिनर के सामने, उसके सामने आपकी कॉपी होगी विच विल वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ यू। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, और ये अगर समझ में आ गई तो एक अच्छा आंसर लिखने की कला आपको आ जाएगी, और एक अच्छे एवरेज आंसर पे भी एक अच्छे मार्क्स लेने की कला आपको आ जाएगी। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो और मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू सो मच।